खबर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर इंतहाई एक मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, उनका तारुफ बाद में करवाता हूँ। पीटीआई क्या IMF को के बाद यूरोपियन यूनियन को भी खत लिख रही है, जिसका आज जो वज़ीर इत्तलात हैं वो ये कह रहे हैं। ये है तो ये क्या सिलसिला है? वज़ीर आला एक तरफ KPK उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि गहरा तंग किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन में उनकी खिलाफ जो पिटीशन है वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है, मगर एक अभी खबर देख रहे थे कि वो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे एहसन इकबाल साहब के साथ। बानी PTI क्या मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जिस तरह सेनेटर गौहर साहब ने फरमाया, अब तो वो मेंबर असम्बली हैं। और पाकिस्तान की मैशत का क्या जो हल है वो IMF के तवील प्रोग्राम में है। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। जनाब सीनियर और तजिया निगार जनाब मोहसिन बेग साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कमर ज़मान कायरा, बड़े मंजे हुए सियासतदान, वेटरन पॉलिटिशियन और हमारे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। अच्छा कमर ज़मान कायरा साहब, एक तो चलें इसे हम मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहें या इनकन्वीनियंस कहें, ये फरमाइए कि बड़ी जो मुस्लिम लीग नून है उसके लिए बड़ा यानी ये अच्छा होता, जो हमें लग रहा है कि अगर आप इन आइनी ओहदों के अलावा भी ओहदे लेते, क्योंकि आने वाले दिन बड़े मुश्किल हैं। एक लंबा प्रोग्राम लेना है और लग रहा है बादियों नज़र में कि एक बड़ी हाइक आएगी इन्फ्लेशन में। तो इस पे आपकी पार्टी का क्या नुक्ता नज़र होगा और क्या आप सजेस्ट करेंगे और क्या ये मैरिज चलेगी लंबी, क्या हमें बताएंगे कमर ज़मान कायरा साहब? काजी साहब बहुत शुक्रिया। देखिए गुजारिश है कि ये जो इस वक्त अरेंजमेंट हुआ है गवर्नमेंट का, इस वक्त मुल्क के पास इसके अलावा चारा क्या है? PTI या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो तो गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहते, बना सकते नहीं है क्योंकि किसी के साथ मिलना नहीं चाहते। हम दोनों जमातें मिले, हुकूमत बन गई। हम अगर आपस में ना मिलते तो हुकूमत ना बनती। अगर हम इस हुकूमत से हटते, फर्ज करें जो ये बहस हो रही है कि अगर हम हट गए तो ये हुकूमत नहीं रहेगी, तो क्या मुल्क में नया इंतखाब हमारे लिए किसी बेहतरी का सामान होगा? मुल्क में स्टेबिलिटी का सामान होगा? क्या इससे कोई बेहतरी का आ सकती है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। तो हमारे पास वाहिद ऑप्शन इस वक्त यही है कि इस गवर्नमेंट को हम चलाएं, इसको सपोर्ट फराहम करें और इसको 2-4 महीने 6 महीने दें, उसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें। अभी से अगर हम इसकी कमजोरियों को देखना शुरू कर देंगे तो ये पहले ही इनके बारे में इमेज खराब होगा। और रही बात हमारी के मुश्किल फैसले, मेरी जमात यकीनन जब हम इस हुकूमत को बनाने में उसकी मदद कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को खड़ा करने में, उनकी हुकूमत बनाने में उनके साथ है, तो अगर कोई बैगेज आएगा तो वो भी हम शेयर करेंगे। एसेट आएगा तो वो हुकूमत का होता है, एसेट आएगा तो मुस्लिम लीग कहेगी आप, हम तो हुकूमत में नहीं थे, वो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी। लेकिन अब देखना यह है कि सिर्फ एसेट लाइबिलिटी के ऊपर दौड़ना है या मुल्क के हालात को सीधा करना है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत जो है, हमारी पार्टी जो है, वो ये चाहती है कि ये गवर्नमेंट कामयाब हो। यकीनन हम पूरी तरह इसको तावन फराहम करेंगे। अच्छा कायरा साहब, क्या हम पंजाब में देख रहे हैं आपको, आपका नाम आ रहा है, नदीम अफजल चंद साहब का नाम भी आ रहा है, मखदूम साहब का भी नाम आ रहा है, तो क्या हम देखें कि पंजाब में आप दोबारा से जलवा अफरोज होते नजर आते हैं हमें गवर्नरशिप के लिए? काजी साहब मेरे तो इल्म में नहीं है, मैंने भी ये नाम सुने हैं तीनों जो आप फरमा रहे हैं। मेरी जमात ने हमेशा मेरी इज्जत रखी है, मुझे एजाज दिए हैं, अभी दिया तो उनकी मेहरबानी है मेरी क़यादत की, लेकिन मेरे इल्म में कुछ नहीं है। अभी इसका फैसला होना बाकी है। जिस भी दोस्त के हिस्से में आती है ये इज्जत, यकीनन वो पार्टी का ही सारे साथी हैं और सभी एक दूसरे से बढ़ के मुझसे ज़्यादा जो है वो हकदारों में शामिल हैं। बहरहाल चलें, ये तो यानी गोया आप यू आर इन द रेस एंड वाकई आपकी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है आपका और हमेशा आपने डिलीवर किया है। मोहसिन बेग साहब, आप चूंकि इस बारे में मोहसिन बेग साहब आपको ज़्यादा बेहतर खबर दें। मैं अभी मोहसिन बेग साहब को डिग करता हूं क्योंकि ये खबरकार भी हैं, तजिया निगार भी हैं और साफ़ी भी हैं। पहले मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा बेग साहब, कल तो मुझे पहले लगा कि जैसे ये बहकी बातें हो रही हैं, मगर कुछ ऐसे हमारे सीनियर साफ़ी दोस्त जिनके बारे में परसेप्शन ये है कि वो जो इस वक्त हुकूमत है उसकी तरफ झुकाव है उनका, वो डब्बे खुलने की बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का डब्बा भी खुलने की बात हो रही है और एक और मेरे साथी बड़े सीनियर कल अपने टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे कि मियां साहब इस हवाले से कुछ परेशान और गिरफ्तार भी हैं
कि ये डब्बे फिर खुलने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा? 2013 से कुछ खुल रहे हैं या सिर्फ ये सोशल मीडिया में अफवाहों की बाज़गश्त है? जनाब मोहसिन बेग साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स में जो अपीलें हैं, नेचुरली उसमें कुछ इस काबिल होंगी जिनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़े। तो अभी तो सब जुडिस मैटर है। आई डोंट नो, ये जो 2 हल्के हैं जिनका जिक्र हो रहा है लाहौर की सीटों का, ये तो इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स पे डिपेंड करता है कि वो इनको इस काबिल समझते हैं इन केसेस में कि डब्बे खुलने चाहिए या नहीं। तो ये आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में पता चल जाएगा आपको, नेक्स्ट वीक। जहां तक बात है कायरा साहब की, तो मेरे नॉलेज में तो पिछले 1 वीक से यही है कि कायरा साहब फाइनल है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कायरा साहब डिजर्व भी करते हैं। मैं कल भी एक शो में कह रहा था कि मेरे नॉलेज नहीं, आप बहैसियत पॉलिटिशियन और एक इंसान, आप एक शानदार आदमी हैं और आपको मिलनी चाहिए। ये कोई ऐसा मेरिट नहीं है जो आपसे अबव हो। बाकी दोस्त भी अच्छे हैं इसमें, जो जैसा आपने कहा। लेकिन देखिए, जो सीजन पॉलिटिशियन सेंट्रल पंजाब से इस ओहदे पे आता है, गवर्नरशिप पे, तो नेचुरली वो एड अप करेगा, स्ट्रेंथन करेगा पंजाब गवर्नमेंट को, और नेचुरली आप अपनी पार्टी को भी स्ट्रेंथन करेंगे, और ये एक ऑनरेबल ओहदा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर मेरे ख्याल में तो सेंस प्रिवेल करेगी। और कायरा साहब को मेरे नॉलेज में है कि उनको मैसेज भी दिया गया कि आप फाइनल है। देखिए ना, आपसे कायरा साहब बातें छुपा रहे हैं। नहीं, मुझे सच्ची बात यही है कि मुझे मैसेज नहीं मिला, लेकिन मोहब्बत है। मैंने कहा ना, मेरी जमात हमेशा मेरी इज्जत रखती है, बड़ा मुझे एजाज देती है। तो बेग साहब भाई हैं, अगर मेरी जमात ने ये इज्जत मुझे दी तो मैं उनकी बहुत ही मेहरबानी है, बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन बाकी भी किसी साथी को मिलेगी तो यकीनन पार्टी का ही वो कारकुन होगा और हमारे सब के लिए बराबर होगा। जी बेग साहब, आप बात मुकम्मल करें, फिर मैं अगले सवाल पे आता हूँ। दूसरी बात काजी साहब, जो आपका सवाल था कि ये गवर्नमेंट जो है और ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, मसला ये है कि इसके अलावा कोई और हल भी नहीं है पाकिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए। अगर पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है गवर्नमेंट बनाने में, तो नेचुरली अगर क्रेडिट और डिसक्रेडिट आता है तो दोनों जमातें उसको शेयर करेंगी। बेग साहब, मैं एक इंटरजेक्शन कर रहा हूं, मैं सवाल बीच में एक पूछ लूं क्लैरिटी के लिए बीच में। गोया आप रूल आउट नहीं कर रहे कि कुछ डब्बे खुल भी सकते हैं, यानी जाहिर है मैटर सब जुडिस है, बट यू डोंट रूल इट आउट, ये सेंस में लूं आपसे बेग साहब? बिल्कुल ऐसा ही है जी, खुल भी सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, और अब क्योंकि माशाल्लाह गवर्नमेंट बन गई हुई है, और जो केसेस हैं, जो पीटीआई का दावा था कि जी 80 सीटें हमारी खा गए, तो बेसिकली आपको पता है कि 22 पिटीशंस उन्होंने टोटल फाइल किए, जिसमें से 7 केपीके में है। तो वो श्योर भी है उनका अपनी जगह, वो रोज एक बयानिया बदल के बताते हैं कि 80 सीटें हमारी। अच्छा बेग साहब, मैं अभी उससे पहले कि कायरा साहब की तरफ बढ़ूं, बहुत ही मेरे लिए अहम दोनों हैं दोस्त, एक वन लास्ट थिंग ये बताएं, ये केपीके में क्या कंटिन्यू करते नजर आते हैं या गवर्नर रूल की जो बातें हवा में चल रही हैं बेग साहब? काजी साहब, मैं तो बिल्कुल गवर्नर रूल के हक में नहीं हूं। मैं समझता हूं कि अगर उनको मैंडेट मिला है, उनका कोई नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर बना है, उसको कंटिन्यू करने दें। अगर आप वो कंटिन्यू करेंगे और डिलीवर नहीं करेंगे, और उनकी जो पिछली हिस्ट्री है जो कि मैं समझता हूं उन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो मैं गवर्नर रूल के तो किसी सूरत में हक में नहीं। ठीक, अच्छा कायरा साहब, हम ये देख चुके हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, सेंटर में मुस्लिम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी थी। हम 90 से हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तो ये एक लिहाज से पॉजिटिव भी है अगर हम आगे बढ़ें। मगर ये जो पोलराइजेशन है, इस पोलराइजेशन का इस वक्त लोग कह रहे हैं, और आपकी पार्टी में क्या सेंस है कि क्या इस पे थोड़ा ठंडा पानी ना डालें? जो मैशत है, जो हालात हैं जहां हम खड़े हैं, और इस पे आपकी पार्टी की क्या राय होगी? क्या कुछ दिया जाए रिलीफ अपोजिशन को या नहीं? कायरा साहब। काजी साहब, मेरी जमात तो हमेशा मुल्क के अंदर पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहती है। हमने तो हमेशा चीज़ों को टॉलरेंस की तरफ लेके जाने का, ये जमहूरी रवैया अख्तियार करने की कोशिश की है।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का फलसफा वो लेके गई थी मियां नवाज शरीफ साहब के पास, अपने सारे दुख भूल के। आसिफ जरदारी साहब को मर्द मुफाहमत इसीलिए कहा जाता है कि वो सब कुछ पी के हालात के तहत फैसले करने के आदी हैं। हमने जब हम हुकूमत में थे पिछले 1.25 साल, तो उस वक्त भी जबकि बहुत मुश्किल हालात थे और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आपस में आमने सामने और खान साहब हमला आवर थे, उस वक्त भी हमने कोशिश की थी और बावजूद के सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करके एक तरह का उन्होंने हमारे लिए मसला खड़ा किया, लेकिन फिर भी एक रास्ता डायलॉग का खुला, डायलॉग हुआ और वो कंक्लूड हो गया। बस अब उसकी अनाउंसमेंट बाकी थी तो खान साहब ने विड्रा कर लिया। फिर हमने कोशिश की है, अभी ये जो इलेक्शन हुआ इसके फौरी बाद हमारी सीईसी हुई, उसमें भी हमने अपनी सीईसी के अंदर एक कमेटी बनाने का फैसला किया। पहले दिन 2 दिन की सीईसी थी और शाम को अनाउंसमेंट हुई और उसमें हमने फैसला किया कि सब जमातों के साथ मशावरती अमल किया जाए। और हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये वाइडर जो है डिस्कशन होनी चाहिए, तभी पाकिस्तान में बेहतर फैसले हो सकेंगे। अच्छा कारी साहब, आप सदर बन चुके हैं, जनाब जरदारी साहब सदर बन चुके हैं और जाहिर है चारों सूबों के बड़े हैं वो। अब वो एक पार्टी के सदर नहीं है बल्कि सारे पाकिस्तान के सदर हैं, तो वो भी क्या इस हीलिंग में उन्होंने उनसे कोई बात हुई आपकी या उन्होंने कोई इंदिया दिया? मैं काजी साहब उसी पे आने लगा था कि हमने उस पर भी कोशिश की, लेकिन अगले दिन सुबह खान साहब की तरफ से ऐलान आ गया कि इन 3 जमातों से गुफ्तगू नहीं होगी। अब कुछ इशारतन कभी 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली कैफियत लेके पीटीआई वाले चल रहे हैं। उन्होंने कुछ सिग्नल ऐसे दिए कुछ दोस्तों ने कंडीशनल सी गुफ्तगू के, उन्हें चाहिए कि वो हालात के तकाजों के तहत अपने क्लेम्स अपनी जगह रखे, एहतजाज करना है जरूर करें, सब कुछ करें, लेकिन सियासी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। आज मुल्क के अंदर जो कवानीन है, पाकिस्तान में कंपैरेटिवली शफाफ इंतखाबात की एक राह पड़ी है, जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हमें बैठना होगा। और हमें जिस सिविल सुप्रीमेसी का खान साहब रोज दावा करते हैं, वो सियासी जमातें जो उनके मुखालिफ हैं, उनको भी पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया है, उसको उन्होंने अगर देखना है, उनके साथ अगर मुफाहमत करनी है या उनके साथ बैठना है, तभी रास्ता निकलना है। अब मुझे लगता यूं है काजी साहब कि खान साहब ने मामलात को इतना उलझा दिया है कि अब उनकी तरफ से अगर कोई पेशरफ्त थोड़ी होती है तो हमारी तरफ से तो वो अगर 1 कदम आगे आते हैं तो मेरा ख्याल है हमको 4 कदम आगे चलने की कोशिश करेंगे। ये तो सियासी रवैया है। ठीक। अच्छा बेग साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं, लास्ट टाइम हम बैठे थे कि ये जो वोट हुआ ये इतना प्रो नहीं था जितना एंटी था, मगर हुआ। याद होगा आपको मेरी गुफ्तगू हो रही थी। आप ये फरमाइए कि आप कैसे देख, ये तो चलें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो 5 साल के लिए रहेंगी, मगर गवर्नमेंट तो बहरहाल वल्नरेबल होती है, और फिर इस तरह में आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस गवर्नमेंट का? और पर्टिकुलरली अगर ये इलेक्शन कमीशन डब्बे खोलने का फैसला कर लेते हैं तो माहौल क्या बनता नजर आता है आपको बेग साहब? काजी साहब, बेसिकली तो इस गवर्नमेंट को हर सूरत चलना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले हालात हैं वो बड़े टफ हैं। आपको एक लॉन्ग टर्म, जिसका नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया कि एक लॉन्ग टर्म IMF पैकेज चाहिए। लॉन्ग टर्म इसलिए चाहिए कि आपके यहाँ जो बाकी इन्वेस्टर्स कंट्रीज या इन्वेस्टर अदारे हैं वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो एक स्टेबिलिटी आएगी लॉन्ग टर्म IMF पैकेज से। अब गवर्नमेंट का चलना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर ये समझे या जो कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझे कि जी हम इसको नहीं चलने देंगे, डिस्टर्बेंस उसी तरह रखेंगे, तो ये उनका अपना नुकसान है। उनको पहले भी ये करके देख चुके हैं। उन्होंने 4.25 साल अपनी हुकूमत में पार्लियामान को चलने नहीं दिया। उन्होंने खुद से पार्लियामान से 123 सीटें छोड़ कर चले गए। उन्होंने अपने सूबों में पंजाब KPK की गवर्नमेंट खुद तोड़ दी। वो एक डिस्ट्रक्शन मोड में है खान साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं ये समझता हूँ कि हर हालत में हमारे रियासत के अदारों को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए कि ये 2-3 साल गवर्नमेंट को पॉजिटिव तरीके से चलाएं, डिलीवरी करें, एक लॉन्ग टर्म पैकेज लीजिए, और उसके बाद अगर ये हालात नहीं सुधरते और आपके माशी, जैसे कि कारा साहब ने कहा 6 माह, मैं समझता हूँ कि 6 माह में शायद गवर्नमेंट वो रिजल्ट प्रोड्यूस ना कर सके जो कि आने वाले 2-1 साल में कर सकेगी।
और अगर ये इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाती है और रियासत के इदारे भी इनको सपोर्ट करते हैं, जैसा कि लग रहा है उनकी भी ये विल है कि ये गवर्नमेंट चले, तो मैं ये समझता हूँ। बेग साहब, एक सवाल बीच में मैं जिम्नन करता चलूं आपके साथ, ये जो कैबिनेट बनी है इसमें जी जी कायरा साहब प्लीज प्लीज। मैं बेग साहब मैं छोटी सी एक वजाहत कर दूं। मैंने जो 6 महीने का कहा, इस वक्त जो एक बहस छेड़ दी गई है ना कि ये हुकूमत कमजोर सी है, इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी नहीं है साथ, ये नहीं चल पाएगी, ये फलां फैसला नहीं कर पाएगी, मैंने उसके लिए कहा कि अभी इसके बारे में प्री जजमेंट मुनासिब नहीं है, एटलीस्ट 6 महीने दीजिए इनको क्रिटिकल इनका एनालिसिस करने के लिए। अच्छा, आपने ये कहा कि एटलीस्ट 6 महीने दें कि हम देखें, मगर मैं बेग साहब जो अपने सवाल पे आता हूँ, खुद PMLN के अंदर से कल आसिफ किरमानी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, इससे पहले भी लोग कह चुके हैं, खुद 2 बड़े लीडर मुस्लिम लीग नून के कह चुके हैं जी हम खुद नहीं लेंगे, ये जो कैबिनेट में का हिस्सा नहीं बनेंगे, जनाब साद रफीक साहब भी और एक और राना सनाउल्लाह साहब भी। तो ये जो कैबिनेट है इसकी फॉर्मेशन में क्या समझते हैं आप कि ज़्यादा ऐसा किसका था कि कह रहे हैं कि प्रो मैक्स अब ये प्रोग्राम होगा, क्या कहते हैं हाइब्रिड, प्रो मैक्स हाइब्रिड, ये चलेगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की चॉइस थी, नेचुरली उनकी पार्टी की इनपुट थी। मैं ये समझता हूँ कि शायद इसमें एस्टैब्लिशमेंट की भी इनपुट हो, और अगर आपने काम चलाना है और गवर्नमेंट चलानी है तो नेचुरली सबको मिलके चलानी है। इसमें पीपल्स पार्टी क्योंकि गवर्नमेंट में वजारतें नहीं लेना चाह रही थी, तो नेचुरली जो बाकी पार्टियां हैं, आपका इशारा मैं समझ गया हूँ, शायद अनइलेक्टेड लोगों के बारे में आप शायद गुफ्तगू कर रहे होंगे, तो ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद थी और उनकी पार्टी की। अब वो जो लोग भी बने हैं मिनिस्टर्स या एडवाइजर, और नेक्स्ट मेरा ख्याल में अगले 6 माह उनके पास होंगे कि वो सेनेट से आ जाए इलेक्ट होकर, तो फॉर्मेशन जैसी भी बनी है ये डिपेंड करता है कि लीडरशिप जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, वो सारी कैबिनेट को कैसे लेके चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि सुपर डुपर एक्टिव हैं और काम को बहुत स्पीड से चलाना चाहते हैं, तो हो सकता है उनकी नजर में ये लोग ठीक है वो बेहतर हो, शायद टेक्नोक्रेट काम कर सकें। कायरा साहब क्विकली मैं ये 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो IMF के प्रोग्राम के बाद क्या कोई आपका है, यानी इंडिया के आप कैबिनेट में आएंगे, और सेकेंडली ये कल खोड़ो साहब भी थे मेरे साथ, वो भी ये कह रहे हैं कि हम कौड़ियों के भाव या स्क्रैप के भाव स्टील मिल नहीं बिकने देंगे। तो ये जो अगर प्रोग्राम आता है तो आपकी तो सेंटर से लेफ्ट की पार्टी है, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दीज पॉलिसीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन? जनाब कायरा साहब। काजी साहब, अगर हमने हुकूमत में आना है तो हमें IMF के प्रोग्राम से पहले भी आने में कोई हर्ज नहीं था और बाद में आने में भी कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन हमने तो एक प्रिंसिपल फैसला ये किया, और इसमें मुस्लिम लीग की ख्वाहिश भी यही थी कि एक बड़ी काबीना ना बनाई जाए, बल्कि एक छोटी काबीना के साथ सूरत के साथ फैसले करने के लिए आप यकसुई से काम करें। और ये कोई छोटा काम नहीं है कि आप जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, क्रेडिट नहीं ले सकेंगे। अगर कल क्रेडिट मिलेगा तो वो मुस्लिम लीग कहेगी कि हमारे वजीर आज़म हमारी काबीना थी, पीपल्स पार्टी तो शामिल नहीं थी। इसके बावजूद हमने ये काम किया है। मैं तो प्राइवेटाइजेशन में आप सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब है इस गवर्नमेंट को? प्राइवेटाइजेशन देखिए उसके ऊपर ना काजी साहब, बिल्कुल जो IMF का प्रोग्राम है उसकी कंडीशनलिटीज को हम बैठ के मीट करेंगे। उसके प्रोग्राम में सिर्फ ये नहीं है कि आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इन इदारों के नुकसान को रोक के इनको फाल बनाएं, और अगर इनको जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले जाया जा सकता है उस पे ले जाया जाए, और अगर कोई और रास्ता नहीं रहता, पहले आपने बाकी सारे रास्ते इख्तियार करने हैं और क्विकली करने हैं। ये बहुत देर हो चुकी है। ये बात तो दुरुस्त है ना कि जितना पैसा ब्लीड हो रहा है बड़ी SME में, इसी पॉजिटिव नोट पे कायला साहब, आपके पॉजिटिव नोट पे, जिस तरह कल खोड़ साहब ने भी कहा, और इस पॉजिटिव नोट मोहसिन बेग साहब ने कहा कि मौका मिले इसको सीधा करें यार, हमारा मसला किसी को गिराना उठाना नहीं है। पर ये थी हमारे दोनों मोहतरम दोस्तों की राय। बहुत खबरें हमें देखे गए हैं, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी बहुत सी बातें, बहुत से मेहमान हमारे साथ हैं, उन इशू पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन में ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, सफ़र में हैं, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा PTI। मगर मैं पहले राना साहब आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है आज आपके वज़ीर इत्तलात ने कि शायद
कोई खत लिखा जा रहा है यूरोपियन यूनियन को भी, वो जो हम $1 बिलियन की हमें वो फेवर करते हैं एक्सपोर्ट करने की, तो क्या आपके पास इसके हवाले से कुछ सबूत हैं? और अगर ऐसा है तो क्या आप किसी तरह से इस पर भी तादीबी कार्रवाई करेंगे? और अगर सबूत है तो वो क्या है, राणा साहब? देखें, कोई 5000 ईमेल्स जो हैं यूरोपियन यूनियन को GSP प्लस स्टेटस के हवाले से ईमेल्स करवाई जा रही हैं, और ये जो है ये PTI का जो सोशल मीडिया है ये उसके थ्रू ये करवाया जा रहा है। बिल्कुल हमारे पास इसकी पूरी इतलात भी हैं और हमें ये इंफॉर्मेशन मौसूल भी हो रही है कि ऐसा किया जा रहा है, और बिल्कुल इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी और इसके ऊपर देखा जाएगा कि ये पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडा है, जो पहले हमने देखा IMF को खत के जरिए और अब GSP प्लस के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की जा रही है, इसका बिल्कुल नोटिस भी लिया जाएगा, इसकी इंक्वायरी भी होगी, और इसमें जो लोग मुलविस पाए गए जो पाकिस्तान के एजेंडा को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है कि 5000 लोग कुछ अपने तौर पर भी तो हो सकते हैं जो PTI के ना हो, तो हैव यू पिन पॉइंटेड सम जो पर्टिकुलर हैं इनके लोग, या कोई ऐसी इतला है आपके पास, राणा साहब? देखिए, कौन ईमेल करेगा और जिक्र वो PTI के साथ करेगा और वो अपनी मजलूमियत दिखाएंगे, जाहिर सी बात है वो PTI के लोग हैं, और ये खुद ब खुद तो लोग जो हैं एकदम मुश्तरका तौर पे ईमेल्स तो नहीं भेजना शुरू कर देते, तो ये मुनज़्ज़म एक एक्सरसाइज है, और इसके ऊपर डेफिनेटली जब इंक्वायरी होगी तो और हकायक सामने आएंगे। शौकत बसरा साहब, मैं और भी बातें आपसे पूछना चाहता हूं, मगर मैं चाहूंगा पहले आप इस पे रिस्पॉन्ड कर दें। पहले IMF को खत लिखने के हवाले से भी बहुत ही लय हुई थी, क्या कहेंगे आप, एंड व्हाट इज योर डिफेंस सर? काजी सईद साहब, ये असल में इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, क्योंकि ये मुंतखब नहीं है ना, ये तो सिलेक्टेड से भी आगे रिजेक्टेड लोग हैं जिन्होंने धन धौंस धांधली के ज़रिए पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है, और अब इनकी टांगें कांप रही हैं। आप अंदाज़ा करें कि इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कुरान पाक पे झूठे हलफ लिए हुए हैं आधी से ज़्यादा असम्बली ने, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म, इंक्लूडिंग जिनकी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, आधे से ज़्यादा असम्बलियाँ जाली हैं। तो जो लोग कुरान पाक उठाकर झूठ बोल सकते हैं तो उनके लिए तो ये तो कोई बात ही नहीं है जो झूठ बोल रहे हैं। फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ, अंदाज़ा करें कि आज इनके भले वो वज़ीर इत्तलात नहीं है, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा दो बातें, कि एक तो ट्विटर पाकिस्तान में काम कर रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि GPS विड्रॉ करने के लिए लेटर लिखा है PTI ने, ये अल्फाज थे उनके। अच्छा, अब ख़बर ये है असल में कि ये हुकूमत जो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं और उनके ये जो जितने साथी हैं, ख़बर ये है कि ये कहते हैं फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। अंदाज़ा करें कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले, अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कौन करेगा, इनके ख़िलाफ़, और जो इनके सहाफ़ी जो है कि एजेंडे के ताबे काम करते हैं। तो सो काजी सईद साहब, ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं और पाकिस्तान के अवाम का खून चूस रहे हैं। इनको पता है कि हम लोग जो इस वक्त डाका मार के वोटों पे यहाँ बैठे हैं और हमें अवाम ने मुंतखब नहीं किया, इसलिए ये तरह तरह के जहरीले प्रोपेगेंडे, क्योंकि फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ, इनका एजेंडा तो एक है कि इन्होंने जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, जिसको हम थीफ चीफ मिनिस्टर कहते हैं, जिन्होंने ये पैसे लूटने के आदी तो थे ही, ये वोट भी लूटने के आदी बन गए हैं और दिन दिहाड़े इन्होंने डाके मारे हैं। हमारा चैलेंज है इनको कि हम कहते हैं कि आएँ चीफ जस्टिस की अदालत में एक जुडिशल कमीशन बनाते हैं, 10 हल्के हम दे देते हैं, 10 हल्के आप दे दें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाओ, और 1 महीने के सामने 1 महीने में ऑडिट हो जाएगा। अब ये असल में लोगों की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, काजी साहब मैं फिर आपको कहूँ कि IMF में भी होता क्या है, IMF से आप पैसे लेते हैं अवाम के लिए। IMF से पैसे आप इसलिए नहीं लेते कि आप दिहाड़ियाँ लगाएं, पैसे लूटें, सरे महल बनाएं, आप लंदन के अंदर अपार्टमेंट्स खरीदें और बाद में कहें लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो उस वक्त भी मकसद यही था कि पैसे IMF अगर देता है तो आज हर पैदा होने वाला बच्चा इन लोगों की वजह से, जिन्होंने 4-4, 5-5 बारियां ली है, और अभी फिर कह रहे हैं कि हमें एक मौका और दे दें, कि इनकी वजह से हर पैदा होने वाला बच्चा 2.5 लाख का मकरूज है। हमें बताएं कि हमारा पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया इन्होंने।
अब अच्छा, हमारा मैं बसरा साहब, मैं चाहूंगा, मैं राना साहब से, काजी सही साहब आपने और मेरे बच्चों ने अदा करने हैं। मैं चाहूंगा, आपने भी बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि राना साहब एक तो, और फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा क्योंकि एक ऑफिशियल ट्वीट और भी आया है आपका बसराज साहब, जिसमें कहा गया है कि शायद खान साहब ने दस्तखत किए तो IMF का लोन अप्रूव हुआ। इसमें बाद में बात करूंगा, लेकिन ये डब्बे, राना साहब, ये डब्बों से कब जान छूटेगी? 2013 से हम डब्बे खोल रहे हैं, और ये जो इल्जामात हैं, इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो IMF की मैं बात कर दूं कि इन्होंने कहा जी IMF के पैसे हम खुदा ना खास्ता अपनी जेबों में डालते हैं, IMF रिव्यू के बाद पैसे देता है और आप उनकी शराइत पे अमल दरामद करें तो फिर अगली ट्रांच मिलती है। तो इसका मतलब है कि IMF का प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से चल रहा है और हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा अदा कर रही है। तो ये प्रोपोगेंडा मत फैलाएं। दूसरा, इन्होंने कहा करप्ट तरीन हुकूमत, तो देखें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक करप्ट तरीन हुकूमत तो खान साहब की थी, करप्शन की इंतहाएं तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक आप लोगों की हुकूमत में थी। इसका मतलब लूट मार अरूज आप लोगों की हुकूमत में थी। दूसरा, देखें GSP का प्लस के ऊपर आपने कहा कि हम घबराए हुए हैं, हम परेशान हैं। भैया, हमारा मसला तो नहीं है, ये तो मुल्क का मसला है, और मुल्क का मसला जो है, अगर GSP प्लस नहीं मिलता तो ये तो मुल्क का नुकसान है। तो जब आप 5000 मुनज़्ज़म तौर पे आप एक पूरा सोशल मीडिया के थ्रू और आप अपने जो फॉलोवर्स हैं उनके थ्रू ये ट्रेंड एक चलवाएंगे ईमेल्स भेजने का, तो डेफिनेटली नुकसान मुल्क को होगा। तो आप मुल्क के साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपके सवाल की बात है कि डब्बों की बात है, देखें राना साहब, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है, मत झूठ बोले। नहीं, प्लीज वो बात मुकम्मल कर लें। झूठे हलफ उठाए बसरा साहब, मैं आऊंगा, अल्लाह नाराज होगा, आप लोगों से नाराज हो चुका है। जी, वो बात मुकम्मल कर लें। जी राना साहब, तक आपका झूठ चलता है, सबको झूठ आपकी जुबान से निकलता है। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कराया है, PMLN ने नहीं इलेक्शन कराया। अगर आपको इतराजात हैं तो जाएं ट्रिब्यूनल्स में, जाएं अदालतों पे, हमारे से क्यों सवाल उठा रहे हैं? जो आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारे हैं उनसे जाके पूछें, उधर जाके अपने शवाहिद रखवाएं। जो कि पता है अवाम को कि जो 4 हल्के पिछली दफा भी खुले थे, आप लोग झूठे साबित हुए थे। अच्छा राना साहब, एक सवाल और आपसे, क्योंकि वक्त कम है, मैं आपसे सवाल पूछ लूं। ये अभी क्लेम किया है, ऑफिशियल ट्विटर से आया है PTI के, कि खान साहब ने जो सेकंड जो आपका रिव्यू था और उसमें जो ट्रैश आई थी वो खान साहब की नोट के बाद आई थी, उनके दस्तखतों गोया के बाद आई थी। डू यू बाय दिस? अच्छी बात है, उस नोट का कोई कागज दिखा दें, कोई इनका मुआहदा दिखा दें जो IMF के साथ। देखें, IMF मल्टीनेशनल अदारा है, एक इंटरनेशनल अदारा है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। वो कोई भी बातचीत किसी भी अगर फरीक से करता है तो वो रिटन फॉर्म में होती है, जुबानी कलामी या नोट्स पे नहीं होती। अगर इनके साथ कोई कमिटमेंट थी या इनकी इजाजत मांगी गई, उसका एक कोई आधा पेज दिखा दें तो हम मान लेंगे। बाकी इनका सिर्फ प्रोपोगेंडा है, अवाम को गुमराह करने का प्लान है जो हमेशा ही फेल हो। जी बसरा साहब, मैं इसी पे आपका कमेंट लेता हूं। वो कह रहे हैं कि हमें बताएं, ये अगर हमें ये ट्रांश आपके कहने से मिली थी तो कैन यू प्रूव दैट? बसरा साहब, आपकी पार्टी कागज दिखा दें, पर्ची दिखा दें। काजी साहब, आप माशाल्लाह बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। इस ख़ानदान के करप्शन की कहानियाँ तो पूरी दुनिया में है, पनामा से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग। वो ठीक है, मैं जरा IMF फॉन्ट किस किस को ये बताएंगे कि अपनी चोरियां और डाकों के मुतल्लिक ये नहीं बता सकते? और मुझे बताइए, जो लोग ये कहें कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये तो कहते हैं कि हम फकीर हैं, हम बेगर्स हैं, अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हमें पैसे दो, हमने पैसा लूटना है, हमने टीटियां लगानी है, ये अवाम के लिए थोड़ी जाते हैं। और दूसरी बात, जब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये लोग डाका मार के वोटों पर आए हैं और जीते हुए नहीं हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, तो मुझे बताएं अवाम किससे बात करेगी? अवाम तो बात करेगी अवाम के नुमाइंदों से। लास्ट IMF पे आप जवाब देना चाहेंगे? IMF ने, अगर हम इररेलेवेंट होते तो IMF ने हमसे मुज़ाकरात किए और कंडीशनल, काजी सही साहब, कंडीशनल कर्जा मिला जब इमरान खान साहब ने हाँ की, और उसमें भी यही बात लिखी। चले मैं आपकी बात को दोहराते हुए मैं जवाब देता हूं। काजी सही साहब, मैं बात मुकम्मल कर लूं। जी जल्दी प्लीज। काजी सही साहब, और उस वक्त IMF का वफद आया, खान साहब से मिला और हमारी अप्रूवल के बाद इनको कर्जा मिला।
ये डिनाई करें कि वो वफद हमें नहीं मिला था, और फिर उसके बाद कंडीशन ये लगाई गई थी कि ये यहाँ पर फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि देखिए अगर IMF ने कर्जा देना है तो कल काजी सईद साहब जब 80-90% कौम ही इनके साथ नहीं है तो कर्जा आप किस तरह वापस करेंगे? आपने, मैं फिर राणा साहब लास्ट कमेंट, आप समझते हैं आखिरी जो खून 10 सेकंड लास्ट कमेंट राणा साहब, मुझे राणा साहब से लास्ट कमेंट। राणा साहब ने कोई लास्ट कमेंट की पूछना जी, ये तो बेचारे प्लीज लूटने वाले हैं, उनके सिर्फ फैसिलिटेटर हैं और साथी हैं, इन बेचारों ने क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, जनाब शौकत बसरा साहब। हम चाहेंगे कि जो अगर PTI ने कुछ लिखा है ऐसा तो उसका भी सबूत आना चाहिए, और दोनों तरफ से जो इल्ज़ाम आए हैं। बात ये थी गुफ्तगू, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे सबसे जो थॉर्नी इशू है वो मैशत का है, और क्या लॉन्ग टर्म कौन सा हम लेने जा रहे हैं IMF से, जिस तरह से आज इंडिया सरकार की तरफ से दिया गया। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ होंगे, इससे हवाले से उनसे रहनुमाई लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, दानश्वर, मुसन्निफ़ और इकोनॉमिस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, दो बातें क्विकली। पहले तो ये कि इल्ज़ामात में ये जो GSP स्टेटस को घसीट के लाया जा रहा है, कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि खान साहब और जिन्होंने 5000 ईमेल्स भेजी हैं यूरोपियन यूनियन को कि ये ना जो है वो अवार्ड किया जाए। एंड सेकेंडली दूसरी तरफ से वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो हमें पिछली ट्रांच मिली थी वो खान साहब की नोट के बाद मिली थी उन। तो ये क्या ये हम अपने कपड़े आलमी चौक में धो रहे हैं, ये इल्ज़ामात हैं, या इनमें कोई हकीकत है, या ऐसे इदारे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इन बातों से? डॉक्टर साहब जी, उन इदारों की तो अपनी एक तरीका है, मेथोडोलॉजी है जिससे वो जज करते हैं चीज़ों को। इस तरह की चीज़ों से वो कुछ मुतासर नहीं होते, मगर हमारे यहाँ जो दाखिली सियासत है वो अब इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे के ऊपर हर वक्त मड स्लिंगिंग के अलावा कुछ भी नहीं रह गई है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि सियासतदानों को हल मिलकर बैठकर निकालने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे नहीं हैं जिसे कोई एक शख्स या एक अदारा या एक पार्टी हल कर सकती है, मगर वो इसके बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं। बजाय इसके कि सर जोड़कर बैठते और मसाइल का हल ढूंढते, वो एक दूसरे को बिहाइंड दी बार्स देखना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं और झगड़े में ही मसरूफ़ रहते हैं। और ज़ाहिर है इसका फ़ायदा फिर अनइलेक्टेड अगर लोगों को होता है तो इसमें कुछ यानी मुजाहिद और क्या तवक्को रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कहा जा रहा है जो नए हमारी डिस्पेंसेशन रही है, लॉन्ग एंड लार्ज हमें चाहिए मुआहिदा उनके साथ, इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे? बहुत ही तवील मियाद होगा, ये पहली दफ़ा हमने ये सुना है, तो इसका मतलब क्या है आम आदमी के लिए? जी, पहले हमने जो लंबे प्रोग्राम किए, आपको याद होगा कि 12 बिलियन डॉलर तक हमने IMF से हासिल किए और उसकी मुद्दत 3 से लेकर 5 साल तक रही, मगर कोई प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ सवाए एक के, और उसमें भी बहुत से वेवर्स लिए गए। अब 24वां प्रोग्राम जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं एक्सटर्नल पर, उसके लिहाज से तो किसी सूरत भी इसको 10-12 बिलियन डॉलर से कम का नहीं होना चाहिए। अगरचे अभी तक फिगर नहीं बताई, मगर 8 बिलियन तक की रिक्वेस्ट तो जा चुकी है। मेरे ख्याल में ये गुलामी की एक और तवील दास्तान होगी, जिसमें पाकिस्तान जो है वो ना तो सही तरक्की कर सकेगा और लोगों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल तरीन होती जाएगी। अशराफिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हमारे प्राइवेट सेक्टर से आकर काम भी करते हैं उन्होंने कभी पब्लिक सर्विस का तो नाम ही सुना नहीं होता। पब्लिक सर्विस से बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। आपका बेशुमार तजर्बा हो सकता है कि प्राइवेट सर्विस में हो, जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका हदफ होता है, जहाँ आपको नौकरी इसी बुनियाद पर मिलती है, जहाँ फिर आप लोगों के एक्सपेंस के ऊपर मराहत मांगते हैं, आप टैक्स रिडक्शंस मांगते हैं, आप फ़ायदे मांगते हैं, मगर पब्लिक सर्विस के तो तकाज़े ही और होते हैं। तो मईशत अब हमारी पब्लिक सर्विस का तो उसमें भूल जाए। बस अब ये है कि वो एजेंडा भी उन्हीं का होगा, पॉलिसीज़ भी बाहर से नाफिज की जाएंगी, और उसका एक ही मकसद होता है कि आपके अदारे जो कुछ बच भी गए हैं वो भी प्राइवेट हाथ में दे दिए जाए और लोगों की ज़िंदगी जीरन बनाई जाए, उनकी रोज़गार छीन लिया जाए, उनके ऊपर इन्फ्लेशन का बोझ ला दिया जाए। और ये मसनूई होती है। आप देखिए कि हमारी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा इसलिए भी है कि जो लूट मार का बाजार गर्म है, जिस तरह का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं
डॉक्टर साहब एक और बात मैं चाहूँगा कि एक तो बैंक्स का प्रॉफिट 86% बढ़ा है, 572 अरब बताया जा रहा है। एक तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और फिर एक बैंकर ही आए हैं और बताया जा रहा है कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं टू डील विद IMF। मगर लास्ट में मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि क्या कर्ज़ों से कभी मुल्कों ने तरक्की की है और क्या इनके चुंगल से निकलने का कोई तरीका भी है? मैं चाहता हूँ ताकि ये सारा वक्त आपसे या मुतमत्तो हूँ। जनाब डॉक्टर साहब। जी प्रॉफिट्स तो सुपर डुपर उन्होंने बनाए क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही 22% के ऊपर कर्जा ले रही थी। एक हाथ से नोट छापते हैं, दूसरे हाथ से उनसे लेते हैं, और उनका जो स्प्रेड यानी कि जो डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो दुनिया में बुलंद तरीन था। फिर आपने देखा कि करेंसी की स्पेकुलेशन में बेशुमार हुआ, और जिस बैंक से वो तशरीफ लाए हैं उस बैंक को तो बहुत बड़ा इसके बारे में इल्ज़ाम दिया जाता है कि उन्होंने इस स्पेकुलेशन के अंदर बहुत पैसा कमाया। अब ये देखिए हैरत की बात है कि जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जिस बैंक से वो तशरीफ लाए हैं और अब उनको ही वजीर ख़जाना बना दिया गया है। तो ये है हमारे यहाँ जिसे हम कहते हैं कि कैप्चर सिर्फ वही नहीं है जो हमारे यहाँ हम कहते हैं जी वो एलीट्स का कैप्चर हो गया। यहाँ तो अब प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और फिर उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी रियासत के ऊपर मुकम्मल कब्जा फरमा लिया है। तो अब जो आपने पूछा उसका जवाब तो बड़ा सादा है कि कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि हम नॉन जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं, टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, उनको बढ़ाएं। मिसाल के तौर पर आप सारे बेच दीजिए ना, क्यों आपने इनको ये दिया हुआ, इनको सैलरियाँ कैश में दें, जहाँ मर्जी जाकर रहें। आपका नॉन जो टैक्स रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा आ सकता है कि हम कर्ज़ों से मगर कर्ज़ों से वो निकलना चाहते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हमें गुलाम रखा जाए। और अब जो नई जिसे हम कह सकते हैं कि जो एक इस तरह की क्रोनी कैपिटलिज्म के अंदर यही लोग होते हैं जो हमें महकूम बना के रखते हैं नियो इंपीरियलिज्म का, और वो फिर कभी नियो लिबरल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अगर इतना ही अच्छे है मार्केट की जो है फरोग, तो फिर आप अपने लिए क्यों मरात मानते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब एक मैं बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो GSP स्टेटस है प्लस, ये क्या हम भी कोई रोक टोक लगा सकते हैं? वो जो यहाँ पे इतनी महंगी गाड़ियाँ बेचते हैं, जो मर्जी है एक्सपोर्ट करते हैं, या हम रोक सकते हैं, या हम उन्हें हमारे पास GSP स्टेटस देने या रोकने का कोई इख्तियार है उनके लिए, वेस्ट के लिए? नहीं, हम तो एक ऐसी मंडी बन चुके हैं जहाँ वो खुल के लूटमार कर सकते हैं। इंडिया में यही जब कार मैन्युफैक्चरर्स आए थे तो उन्होंने कहा कि पहले आप यहाँ की नीड पूरी करें, आप वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी पॉलिसीज तो खैर प्रो पीपल और प्रो नेशनलिस्ट है, मगर हमारी तो जिसे कहते हैं कंफर्ट और बुर्जुआजी है, तो बाहर के लोगों के लिए सिर्फ काम करते हैं और उन्हीं के जो है वो यहाँ पे जिसे आमतौर पर गमाश्ता पहले एक वर्ड इस्तेमाल होता था, उन्हीं के बिहाफ के ऊपर आते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो GPS तो चले, हमें वहाँ टेक्सटाइल का कोटा मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन में कि वरना हम वहाँ कम्पीट करके तो शायद इतनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मगर हमारा वही मसला है कि ये अमरात तो सारी लेना चाहते हैं मगर कंपेटिटिव नहीं है। कंपेटिटिव इसलिए भी नहीं है कि एनर्जी का आपको पता ही है कि अच्छा डॉक्टर साहब मेरा फाइनल क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि वक्त जो है वो मैं चाहता हूँ, ये छोटे ताजरों के 32 लाख या कितने एक फिगर आ रही है उन पर टैक्स लगाया जाएगा, तो ये क्या वो पास ऑन करेंगे, अपनी जेब से देंगे? इसका महंगाई पर क्या असर पड़ेगा आम आदमी पर? नहीं, ताजिर तो कभी भी जेब से टैक्स नहीं देते हैं। वो तो जब चीज़ें महंगी नहीं होती तब भी कर देते हैं। रमज़ान का आगाज़ ही नहीं होता तो चीज़ें जो भी टैक्स उन पे लगाएंगे वो आप और हमें ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के ताजिर जो हैं वो किसी किस्म का इनकम टैक्स देने पे यकीन ही नहीं रखते हैं। जो बिजली से हम उनके ऊपर ले लेते हैं, जो मोबाइल टेलीफोन से, वो तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा के बराबर है। मगर उनको ये टैक्स करेंगे भी तो वो बस आप और हमें ही देना पड़ेगा। और चीज़ों जिस कीमत पे आगे जा चुकी हैं, अल्लाह रहम करे लोगों की हालत पे, वो तो अब खाने पीने से भी बेचारे महरूम हैं। अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त। एक सवाल रह गया, कल या परसों पूछेंगे कि ये जो हम नई फैसिलिटी ले रहे हैं तो क्या, मगर हम ये दुआ करते हैं और इल्तमास करते हैं कि जो टैक्स ताजरों से लेना है वो ताजरों से लें, अवाम से ना लें। और जिस तरह सरगर्मी पंजाब में दिखाई जा रही है ये कुल पूरे मुल्क में दिखाई जाए और इस मुल्क को रिट्रीव किया जाए। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।